धैर्य के धानी को कमरे में लेकर जाने के बाद धीरे धीरे सभी गेस्ट भी जाने लगते हैं। घर के सभी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। संजना जी भी सर्वेंट्स को सुबह साफ सफाई करने को बोल उन्हें भी सोने जाने के लिए बोलती है और खुद भी सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। धैर्य धानी को कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लाकर बैठाता है और खुद अपने अपर कोट को उतार कर साइड के सोफे पर रख देता है। फिर खुद धानी के पास बैठते हुए उससे पूछता है, पैरों में दर्द हो रहा है? धानी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। धानी को इतनी मासूमियत से सर हिलाता देख धैर्य को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। तो तुम व्हील चेयर से उठी क्यों? जैसे धैर्य ने उससे पूछा कि तुम व्हील चेयर से उठी क्यों, तो धानी को वो पल याद आ जाता है जब धैर्य अश्रिता के कमर में हाथ डालकर हंस हंस कर डांस कर रहा था। धानी एक झटके में धैर्य की शर्ट के कॉलर को पकड़ अपने पास खींच लेती है, जिससे धैर्य का चेहरा एकदम से धानी के चेहरे के पास आ जाता है। धैर्य धानी को हैरानी से देखता है कि अभी तो वो एक मासूम बिल्ली के बच्चे के जैसे अपना सर हिला रही थी, ये अचानक शेरनी बनकर दहाड़ने कैसे लगी। फिर धानी धैर्य को गुस्से से घूरने लगती है, फिर वैसे ही झटके से धैर्य को छोड़ भी देती है, जिससे धैर्य बेड के पीछे झटके से गिरते गिरते बचता है। फिर अपना एक हाथ बेड पर टेकते हुए लेट जाता है और धानी को देखते रहता है। धैर्य धानी को देखता है जो उसे अभी पूरी शिद्दत से घूर रही थी, लेकिन धैर्य को धानी पर गुस्सा नहीं प्यार आ रहा था। धैर्य धानी को देखते हुए सोचता है, ये पहली लड़की है जिसके गुस्सा होने पर मुझे गुस्सा नहीं प्यार आ रहा है। नहीं तो आज तक घर वालों को छोड़कर जिसने भी मुझ पर गुस्सा करने की हिम्मत की, उसका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं बचा। धैर्य वैसे ही बेड पर लेटे लेटे अपने आंखों में प्यार और उसे अपना बनाने का जुनून लिए देख रहा था। धानी धानी आपने उंगली से धैर्य को पॉइंट करती है, फिर अपने गले में पहना मंगलसूत्र दिखाती है, जैसे कह रही हो आप मेरे पति हो और आप पर सिर्फ मेरा हक है। फिर धानी एक उंगली हवा में उठाती है और हवा में ही गोल घुमाती है। धैर्य धानी को ऐसा करते देख स्माइल करते हुए उसकी उंगली को पकड़कर उससे बोलता है, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है? तुम मुझे उस लड़की से और उस जैसी सभी लड़कियों से दूर रखोगी? धैर्य की बात सुन धानी जल्दी जल्दी अपना सर हिलाती है, जैसे वो यही कहना चाहती थी। धानी को सर हिलाते देख धैर्य धानी को बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर धानी के खुले हुए पेट पर अपने हाथ रख देता है। धानी धैर्य को ऐसा करता देख जोर से अपने आंखों को मिच लेती है। धैर्य के हाथ को अपने पेट पर फिसलता हुआ महसूस कर उसके पूरे शरीर में सिहरान सी दौड़ जाती है और वो बुरी तरह से कांप भी रही थी, जिसे धैर्य भी फील कर रहा था। धैर्य धानी के ऊपर आ जाता है, फिर धानी के माथे से अपना माथा लगाकर उससे बोलता है, धानी बच्चा रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करूंगा, आंखें खोलो बच्चा। धानी नाम में गर्दन हिलाने लगती है। धैर्य देखता है कि धानी की बॉडी पर कुछ बम्प्स आने लगते हैं। धैर्य धानी पर अपना इतना असर होता देख मुस्कुराते हुए बोलता है, आंखें खोलो नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। धैर्य के किस कर लेने वाली बात सुन धानी जल्दी से अपनी आंखों को खोल लेती है, लेकिन शर्म से धैर्य को देखती भी नहीं है, अपनी पलकें तक नहीं उठाती है। अब धैर्य कुछ नहीं कहता है और वैसे ही उसके माथे से अपना माथा लगाए धानी से कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरे करीब आने की कोशिश करने वाली हर लड़की को मुझसे पहले तुम्हारा सामना करना पड़े, और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सिवाय मेरे करीब अब किसी को नहीं आने दूंगा, और तुम सिर्फ मेरी वाइफ बनकर नहीं, मेरी रूह बनकर मेरे साथ मेरे पास रहो। धानी धैर्य के ये सब बोलने से अपने पलके उठाकर धैर्य को देखने लगती है। धैर्य सीधे धानी के आंखों में देख रहा था। धैर्य की सांसें धानी के चेहरे पर पड़ने से अब धानी मदहोश सी होने लगती है। धैर्य धानी को मदहोश होता देख उससे बोलता है, धानी मेरी जिंदगी की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसका सही वक्त नहीं आया है और मैं हमारे इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या इसमें तुम दोगी मेरा साथ है? धानी फिर से अपनी गर्दन हिला देती है, जिसे देख धैर्य हल्का सा नीचे हो धानी के होठों के किनारे पर अपने होठों को रख देता है। धैर्य के ज्यादातर होठ धानी के गाल पर थे और बस हल्का सा उसके होंठ के किनारे पर था। धानी धैर्य को महसूस कर अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेती है। धैर्य धानी को लेकर पलट जाता है। अब धानी धैर्य के ऊपर थी और धैर्य धानी के नीचे। धैर्य के हाथ धानी की कमर से होते हुए उसके पीठ की ओर जा रही थी, जिससे धानी भी धैर्य को कसकर पकड़ लेती है। धैर्य की बॉडी अब रिएक्ट कर रही थी, उसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी थी और उसके अंदर अब धानी को पाने की हलचल मच रही थी। धैर्य के हाथ लगातार धानी के बॉडी को सहला रहे थे। धैर्य एक बार फिर धानी को लेकर बेड के दूसरी तरफ पलट
जाता है और धानी को देखता है जो अपनी आंखों को बंद किए उसके नीचे थी। धैर्य बिना एक पल रुके धानी के होठों पर अपने होंठ रख दबाव बनाने लगता है। धानी भी अपने हाथ उठाकर धैर्य को गर्दन से पकड़ लेती है और उसके बालों को अपनी उंगलियों में फंसाने लगती है। धानी का ऐसा करना धैर्य को जैसे इंसान से जानवर बनने पर मजबूर कर रहा था। धैर्य अब पूरे पैसन से धानी को किस कर रहा है और उसके हाथ धानी की पूरी बॉडी का जैसे माप ले रहे थे। धानी की बॉडी के हर हिस्से को छूना चाहता हो। धैर्य धानी के मुंह में अपनी जीभ अंदर डाल देता है और स्मूच करने लगता है। अब धानी की हालत भी अब खराब हो रही थी। वो धैर्य को उसकी मनमानी करने दे रही थी। धैर्य तो जैसे अपनी ही बात भूलकर आज ही धानी को पा लेना चाहता था। धैर्य धानी के होंठों को छोड़ उसके गर्दन पर किस करने लगता है और साथ ही काट भी लेता है। धैर्य के काटने से धानी की आह निकल जाती है और धानी के आंखों के कोनों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही धैर्य के कानों में धानी की कारहाने की आवाज जाती है वो झट से धानी के ऊपर से उठकर उसके साइड में बेड पर लेट जाता है। फिर हल्का ऊपर उठकर धानी को देखता है जो अभी भी आंखें बंद किए हुई बेड सीट मुट्ठी में भरकर लेटी हुई थी। धैर्य धानी के गाल को प्यार से छूते हुए पूछता है, धानी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? धानी आंखें खोल धैर्य को देखती है, फिर अपना मंगलसूत्र दिखाती है। धैर्य एक गहरी सांस लेता है, फिर मुस्कुराकर धानी से कहता है, माना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन देखो धानी, मैं रहूं या कोई और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई तुम्हें कभी छू ना पाए। ओके धानी? हाँ। में गर्दन हिलाती है। धैर्य धानी के माथे को चूमता है। तुम रेस्ट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। फिर धैर्य बेड से उठकर कबर्ड से अपने चेंज करने के लिए कपड़े लेकर कर बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम में धैर्य शावर के नीचे खड़े होकर खुद को संत करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ती है जिसमें धैर्य के गर्दन में बने धानी के नाखूनों के निशान दिख रहे थे। धैर्य उन निशानों को अपनी उंगलियों से छूता है तो उसे जलन महसूस होती है। मैं कैसे बहक सकता हूँ? मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने उससे कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। धैर्य एक तेज पंच दीवार पर मारता है, फिर मिरर में देखते हुए, लेकिन मैं भी क्या करूँ? उसके मेरे इतने पास होने से मैं बहाकने लगा। वो भी तो मेरा साथ दे रही थी, जिससे मेरी बॉडी में मूवमेंट होने लगे और मैं उसे पाने के लिए मचलने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैंने खुद उससे कहा कि मैं सब शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। तभी धैर्य के सामने एक अक्स आकर खड़ा हो जाता है। धैर्य देखता ये अक्स किसी और का नहीं, धैर्य का ही है। वो अक्स कहता है, तुम उसके साथ वैसा नहीं कर सकते हो जैसे आज तक तुमने औरों के साथ किया है। तुम उसे एक पल में पा सकते हो, लेकिन पल पल अपने प्यार को बढ़ते हुए देखने में जो मजा है वो एक पल में पाने में नहीं। तो इंतजार करो उस पल की जब तुम रुकना चाहो तो वो खुद तुम्हें प्यार करने को कहे। इंतजार का फल मीठा होता है और जब तुम्हारी जिंदगी में वो पल आएगा, तुम पूरी दुनिया को भूलकर उस पल को जीना चाहोगे। बोल वो अक्स गायब हो जाता है। धैर्य उसे इधर उधर ढूंढता है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। तो धैर्य जल्दी से शावर लेकर बाहर आता है तो देखता है कि धानी सो रही है। तो धैर्य जाकर उसके बगल में थोड़ी दूरी बनाकर लेट जाता है और धानी को देखने लगता। तब वो देखता है कि उसके दांत के निशान धानी की गर्दन पर नीले पड़ गए थे। धैर्य उठकर बगल के ड्रॉवर से ऑइंटमेंट निकाल कर धानी के निशान पर हल्के हाथ से लगाता है। फिर धानी को देखते हुए धैर्य भी नींद की आगोश में चला जाता है। अनूप और अनहिता का कमरा धैर्य और धानी के कमरे के माहौल से एकदम उलट था। अनहिता अनूप के बाहों में तो थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी, बल्कि कब से रोए जा रही थी। और अनूप उसे चुप करा करा कर थक चुका था, लेकिन अनहिता थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनहिता सिसकते हुए अनूप से कहती है, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया अनूप? भगवान ने मेरे साथ मुझसे माँ बनने का हक क्यों छीना? मैं भी अपना बच्चा चाहती हूँ, उसे अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। सब घर में कितने खुश हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि जिस बच्चे की आने की वो सब खुशी मना रहे हैं वो तो है ही नहीं, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? अनूप, वो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे क्या कि मैं उनको उनके साथ खेलने के लिए एक बच्चा भी नहीं दे सकती हूँ? नहीं अन्नी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब समझेंगे तुम्हें। अब रोना बंद करो और सो जाओ। कब से रो रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अनूप अनीता को अपने सीने लगाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। अनीता, अनु ये धागा देखो, धानी ने अपने कलाई से उतर कर मुझे पहनाया। किसके लिए? मेरे और बच्चे के हिफाजत के लिए। किसकी हिफाजत? अनूप, किसकी? बोल अनीता। फिर रोने लगती है।
अनहिता का रोना अब अनूप के दिल को भी कचोट रहा था। अनूप अनहिता को चुप कराने के लिए उसे डांटते हुए बोलता है, बस अन्नी अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं अभी कमरे से बाहर चला जाऊंगा, तुम रोना बंद करो। फिर अनहिता चेहरा थामते हुए, हम ट्राई तो कर रहे हैं ना, और डॉक्टर ने भी कहा है कि हमें ट्राई करते रहने चाहिए, एक दिन हम भी पेरेंट बनेंगे, तुम रोना बंद आओ। अनूप अपने बाहें फैला देता है। अनहिता भी सिसकते हुए अनूप के बाहों में चली जाती है। अनूप अनहिता के बाल सहलाते हुए खुद से, मुझे कुछ तो करना होगा। सुबह का वक्त। सुबह धैर्य का कमरा। धानी की आंख धैर्य से पहले खुल जाती है तो धानी खुद को धैर्य के बहुत करीब पति है, जिससे उसे रात की अपनी धैर्य के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसका चेहरा ललिमा से भर जाता है। धानी का चेहरा अभी कोई देखता तो यही कहता कि उसके चेहरे की ललिमा ने कश्मीरी सेब को भी पीछे छोड़ दिया है। धानी धैर्य के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके हाथ धैर्य के चेहरे को छू पाते उससे पहले ही धैर्य कासमसते हुए उठने लगता है, जिसे देख धानी जल्दी से अपने आंख बंद कर वैसे ही धैर्य के करीब होकर लेट जाती है। वैसे भी धानी खुद तो उठकर जा नहीं सकती थी। धैर्य अलसाए हुए अपने आंख खोलता है तो अपने बहुत करीब धानी को देखता है तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। धानी के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। धैर्य उसके बालों को अपनी उंगली से उसके कान के पीछे करता है, फिर उसके घने पालकों को छूने लगता है। धैर्य को धानी को देख बहुत सुकून मिल रहा था। धैर्य धानी के चेहरे को अपनी उंगलियों से सहला रहा था, तभी उसकी नजर धानी के खुले हुए सपाट पेट पर जाती है, जो पेट से पल्लू हटने से दिख रहा था। धैर्य अपना हाथ उसके पेट को छूने के लिए आगे बढ़ाता है, फिर कुछ सोचकर हाथ पीछे खींच लेता है। धैर्य, मेरी ही तो बीवी है, छू लूंगा तो क्या होगा, छू ही लेता हूँ सोच फिर हाथ आगे बढ़ाता है, फिर नहीं नहीं अपने मन में सोच फिर से हाथ पीछे खींच लेता है। धैर्य ऐसे ही 5 से 6 बार करता है। धानी जो पहले से ही जगी हुई थी वो अपनी तिरछी निगाहों से धैर्य की सारी हरकतें देख रही थी। धानी अपना मुंह हट कर अपने मन में भूनभुनाने लगती है, ये अपना हाथ तो ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं जैसे मेरी कमर को पकड़ लेंगे तो इन्हें बिजली का झटका लग जाएगा। हो आकृति दी तो मुझे पकड़ना छोड़ो, वो तो पूरी की पूरी मेरे ऊपर ही चढ़ कर सोती थी, उन्हें तो कभी कोई बिजली का झटका नहीं लगा। ये आई बड़े। फिर धानी धैर्य का हाथ पकड़ खुद अपने कमर पर रख लेती है और खुद अपने हाथ से धैर्य की कमर को कसकर पकड़कर उसके और करीब चली जाती है। धानी ने जैसे ही धैर्य के हाथ अपने कमर पर रखे, धैर्य की जान हलक में आ जाती है और धानी धैर्य की हालत से बेखबर उसके सीने में अपना मुंह घुसा लेती है। थोड़ी देर धैर्य बिना हिले डुले वैसे ही रहता है, लेकिन उसे अपने शरीर में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। धैर्य एशी के तरफ देखता है, एशी ऑन थी। फिर धैर्य बालकोनी की तरफ देखता है, बालकोनी का डोर भी खुला हुआ था और बाहर से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। धैर्य अपने सीने से लगी धानी को देखते हुए, एशी ऑन है, बालकोनी का डोर भी खुला है, फिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, हाय गर्मी बोल। धैर्य जल्दी से धानी को खुद से दूर करता है और बाथरूम में भाग जाता है। धैर्य के ऐसे बैट से उठकर भागने से धानी, इन्हें क्या हुआ। धैर्य बाथरूम जाकर एक कोल्ड शावर लेता है, फिर बाथरॉब पहनकर बाहर आता है और बिना धानी को देखे क्लोजेट में जाकर कपड़े चेंज करता है, अपने बाल सेट करता है, फिर साइड टेबल से अपना फोन और वॉच लेकर कमरे से बाहर निकलने लगता है। धानी जो बेड पर बैठे बैठे सब देख रही थी, धैर्य को कमरे से बाहर जाता देख अपनी चूड़ी बजाने लगती है, जिसे सुन धैर्य अपनी जगह पर रुक जाता है और खुद में बुदबुदाता है, धैर्य बेटा तू तो गया बुला रही है, अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, मेरी ही बीवी है, मुझे खा थोड़ी जाएगी। लेकिन सच कहते हैं लोग की शादी के बाद मर्द जितना अपनी बीवी से प्यार करते हैं उतना ही डरते भी हैं। मुझे ही देख लो, प्यार तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे मेरी ही बीवी से डर क्यों लग रहा है। धैर्य धानी के पास जाकर, क्या हुआ। धानी अपने हाथ से बाथरूम की तरफ दिखाती है तो धैर्य संभाल कर धानी को गोद में उठाता है कि कहीं फिर से धानी की कमर को ना पकड़ ले और उसकी बॉडी में मूवमेंट ना शुरू हो जाए। धैर्य धानी को बाथरूम में ले जाकर छोड़ता है, फिर उसके कपड़े उसे देता है। धैर्य जानबूझकर धानी को अनारकली सूट देता है ताकि धानी के शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई ना दे। थोड़ी देर में धानी डोर खोलकर उस पे नॉक करती है तो धैर्य उसे गोद में उठाकर लाकर ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा देता है तो धानी उसकी तरफ सिंदूर की डिब्बी बढ़ा देती है। धैर्य भी स्माइल करते हुए धानी की मांग भर देता है, पर हमेशा की तरह उसके नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिरा देता है, जिसे देख दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। अनहिता जब उठती है तो खुद को कमरे में अकेले पति हैं तो वो अनूप को आवाज लगाने लगती है, अनूप अनूप कहाँ हो तुम। लेकिन उसे अनूप की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो उसे रात की अनूप की कही बात याद आ जाती है। अनूप ने जो कहा था मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा, वो याद आते ही
अनहिता के आंखों में नमी उतर आती है, उसे लगता उसके माँ ना बन पाने से अनूप ऐसा कर रहा है। अनहिता में मासी माँ को बता दूंगी कि मैं माँ नहीं बन सकती, हाँ यही सही रहेगा। अनहिता बेमन से बेड से उठ बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर नीचे किचन में चली जाती है, जहां संजना जी पहले से ही सर्वेंट के साथ नाश्ता बनवा रही थी। अनहिता किचन के अंदर में जाकर जूस बनाने लगती है। संजना जी देखती है अनहिता का चेहरा उतरा हुआ है। संजना जी, अन्नी बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अभी तो तुम्हारा चेहरा दमकना चाहिए, क्या अन्नू से लड़ाई हुई है? अनहिता, मासी माँ वो मुझे ना कुछ बोलना है आपसे। संजना जी, हाँ बेटा बोलो ना। अनहिता, वो मासी माँ, मैं माँ नहीं। अनहिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही घर की डोरबेल बजने की आवाज आती है, जिससे संजना जी का ध्यान डोर के तरफ चला जाता है और वो अनहिता की बात नहीं सुनती है। संजना जी, अन्नी बेटा तुम टेबल पर नाश्ता लगाओ, मैं देखती हूँ। दरवाजे पर इतनी सुबह सुबह कौन है? बोल संजना जी डोर खोलने चली जाती है। अनहिता, मासी माँ को नाश्ते के बाद बता दूंगी सबकी, इस बच्चे को लेकर उम्मीदें बड़े, उससे पहले ही मुझे सबको बताना होगा। अनहिता सर्वेंट की मदद से नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। संजना जी डोर ओपन करती है तो डोर पर पोस्टमैन खड़ा था। पोस्टमैन संजना जी को एक लेटर देता है और उनसे साइन करवा कर चला जाता है। संजना जी वो लेटर ओपन करते हुए अंदर आने लगती है। दादू जो हॉल में बैठ चाय पी रहे थे वो पूछते हैं, इतनी सुबह सुबह कौन था बेटा, और ये लेटर कैसा है? संजना जी लेटर पढ़ते हुए, पापा जी ये लेटर नहीं है पापा, कोर्ट का नोटिस है, धैर्य के केस का कल फर्स्ट हियरिंग है, उसी का नोटिस है पापा। संजना जी फिर डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है और सबको नाश्ता करने के लिए बुलाने लगती है। दादू दादी आकृति आकांक्षा आकार डाइनिंग टेबल पर आकार बैठ जाती है। संजना जी अनहिता को भी बैठने के लिए बोलती है और अनूप कहाँ है पूछती है, तो किसी को भी अनूप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो संजना जी नाश्ता सर्व करने लगती है। संजना जी अभी नाश्ता सर्व कर ही रही थी कि एक बार फिर से डोर बेल बजता है। संजना जी, अब कौन है इतनी सुबह? बोल डोर की तरफ जाने लगती है तो आकांक्षा उन्हें रोकते हुए, माँ आप सर्व करो, मैं देखती हूँ कौन है डोर पर। आकांक्षा जाकर डोर ओपन करती है तो सामने डोर पर 4 अनजान लोग खड़े थे, एक मिडिल एज दंपति जोड़ा और एक लड़का और एक लड़की जो 18-19 साल के लग रहे थे और जो चेहरे से भाई बहन जैसे लग रहे थे। आकांक्षा जी, आप लोग कौन है? वो मिडिल एज आदमी, आप हमें नहीं जानती, लेकिन क्या ये धैर्य शेखावत का ही घर है? आकांक्षा नेम प्लेट को दिखाते हुए शेखावत मेंशन हाँ में सर हिला कर डोर से साइड हट जाती है और वो चारों लोग मेंशन के अंदर आ जाते हैं। 4 नए चेहरों को देख सब डाइनिंग टेबल से उठकर हॉल में आ जाते हैं। संजना जी उनको आदर के साथ बैठने के लिए बोलती है। अनहिता सबको पानी लाकर देती है, सब पानी पीते हैं। संजना जी, आप लोग कौन है और हमारे घर कैसे आना हुआ? वो आदमी जी, मैं आर्यन सक्सेना हूँ और ये मेरी पत्नी रम्या सक्सेना, ये मेरा बेटा रयान सक्सेना है और ये मेरी बेटी अनन्या सक्सेना है। सभी नामस्ते करते हैं। आर्यन सक्सेना बोलते हैं, जी हम यहाँ। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले सबकी नजर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे धैर्य पर जाती है, जो धानी को अपनी बाहों में उठाए नीचे आ रहा था। धानी को ऐसे गोद में उठाकर लाते देख वो चारों लोग घबरा कर उठकर खड़े हो जाते हैं। धैर्य धानी को लाकर सोफे पर बैठा देता है और संजना जी से इशारे में पूछता है, ये सब लोग कौन है? संजना जी उसे आंखों से ही संत रहने का इशारा करती है और फिर से उस आदमी से पूछने को होती है कि आप लोग यहाँ पर, लेकिन वो देखती है कि वहां पर आए वो चारों लोग धानी को ही देख रहे थे और उनके चेहरे पर धानी को लेकर घबराहट साफ दिख रहा था। आर्यन जी अपनी जगह से चलकर धानी के पास जाकर उसके पैरों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। आर्यन जी, जो अभी धानी के लिए एक अनजान थे, उन्हें ऐसा करते देख धानी धैर्य को देखने लगती है। धैर्य आगे बढ़ाता कि संजना जी धैर्य का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो देख रही थी कि धानी को देखकर उन चारों लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। आर्यन जी धानी से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ते हैं। धानी धैर्य को देखती है, फिर संजना जी को, तो दोनों ही हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तो धानी भी अपना हाथ आर्यन जी से मिलाने के लिए आगे करती है, तो आर्यन जी सीधे हाथ ना मिलाकर अपने हाथ के अंगूठे को धानी के हाथ के अंगूठे से मिलाकर गोल घुमाते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं। धानी उनको हैरान नजरों से देखने लगती है। आर्यन जी धानी के हाथ से अपने हाथ को अलग करते हैं, फिर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर धानी की तरफ बढ़ा देते हैं। उनको देखते हुए ही धानी भी अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उनकी मुट्ठी से टकराती है। फिर आर्यन जी अपना हाथ हटा कर अपनी बाहें फैलाकर धानी को देखने लगते हैं, जिसे देख धानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और धानी लगभग सोफे से कूदते हुए आर्यन जी के गले से लग
जाती है। धानी को ऐसे किसी गैर के गले लगे देख धैर्य को अच्छा नहीं लग रहा था। धानी उनके गले लग रोने लगती है। आर्यन जी भी धानी के बाल सहलाते हुए उससे सॉरी बोलते हैं। धानी उनके सीने से लगे नामे गर्दन हिलाने लगती है। आर्यन जी की आंखें भी नम हो गई थी, साथ ही उनकी फैमिली जो उनके साथ आई थी उनकी आंखें भी नम हो गई थी। आर्यन जी एक बार फिर से धानी से सॉरी बोलते हैं तो धानी उनसे अलग होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो रम्या जी अपने जगह से आगे आते हुए आर्यन जी से बोलती है, अब मनाओ अपनी लाडली को। धानी रम्या जी को देख उनकी तरफ अपने बाहें फैला देती है तो रम्या जी धानी को गले लगाकर उसके सर को चूमने लगती है। अब संजना जी से ये सब देख कर रहा नहीं जाता है तो संजना जी धानी से पूछ ही लेती है, धानी बेटे ये लोग कौन है? धानी रम्या जी से अलग होती है और फिर संजना जी से इशारे में बोलने लगती है। धानी अपनी उंगली से आर्यन जी को दिखाती है, फिर संजना जी की तरफ अपनी उंगली दिखाती है, फिर एक उंगली दिखाती है और फिर से एक बार संजना जी को दिखाती है। संजना जी कंफ्यूज होकर, धानी बेटे आपने क्या कहा? हमें कुछ समझ में नहीं आया। धानी अपना हाथ अपने सर पर रख लेती है। आकृति हैरानी से, धानी तुम ये कहना चाहती हो कि ये हमारे? धानी जोर जोर से हाँ में सर हिलाने लगती है, जैसे आकृति जो आगे कहने वाली है वो सच है। आकृति संजना जी से, आंटी जी ये हमारे आर्यन जी। आकृति को बीच में रोक देते हैं। आकृति बेटा मैं बताता हूँ। आर्यन जी सब की तरफ अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, हम इनके। धानी और आकृति को दिखाते हुए, मामा और मामी है। रम्या जी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए थे, मामा और मामी है। संजना जी हैरानी से फिर से दोहराती है, मामा और मामी। धैर्य जो कब से आर्यन जी को पहचानने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो आर्यन जी को पहचान जाता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, जैसे उनमें खून उतर आया हो। मामा और मामी वो दंपति धानी के मामा और मामी है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्हें देखने से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी जो वो लोग एक बच्ची को ना पाल सके, जो उन्होंने धानी को, अपनी भांजी को उस घटिया औरत के पास छोड़ा दिया था। दादू आर्यन जी से बोले, आप लोगों को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप लोग गरीब परिवार से आते हैं, तो फिर आप लोगों ने धानी को उस औरत के पास क्यों छोड़ा, अपने साथ क्यों नहीं रखा? धैर्य जो जब से नीचे आया था और आर्यन जी को देखा था, तब से धैर्य उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही धैर्य उन्हें पहचान जाता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आए हो। आर्यन जी दादू के सवालों के जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोलते हैं, वैसे ही धैर्य की ठंडी मगर कर्कश आवाज सबके कानों में सुनाई देती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लंदन के बिजनेस टिकून मिस्टर आर्यन सक्सेना है। धैर्य की आवाज ऐसी थी कि वहां मौजूद सभी की खून को सूखा दे। आर्यन जी मुड़ कर एक बार धानी को देखते हैं, फिर धैर्य से बोले, हाँ मैं आर्यन सक्सेना हूँ। आर्यन जी के उनके कंफर्म करने पर धैर्य का गुस्सा और बढ़ जाता है। धैर्य उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें धानी से दूर लाकर खड़ा कर देता है। धैर्य ठंडे लहजे में बोला, आपको शर्म नहीं आती है अपनी भांजी को उन घटिया लोगों के बीच छोड़ने में, और आज इतने सालों बाद आकार क्या दिखाना चाहते हैं कि आप अपनी भांजी से बहुत प्यार करते हैं? धैर्य बोल तो सही रहा था, लेकिन उसके बोलने का तरीका किसी को भी अच्छा नहीं लगाता है। संजना जी धैर्य से बोली, धैर्य ये क्या तरीका है बात करने का? वो तुमसे बड़े हैं, मैंने तुम्हें यही सिखाया है। धैर्य माँ जो जिसके लायक है उससे वैसे ही बात कर रहा हूँ। फिर धैर्य आर्यन जी को घूरते हुए बोला, बहुत जल्दी याद आ गई आपको, आपकी भांजी की कहाँ थे आप इतने साल तक, जब आपकी भांजी को आप लोगों की जरूरत थी? बोलिए। आर्यन जी धानी को देखते हैं जो रम्या जी का हाथ पकड़ कर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आर्यन जी धानी को देखते हुए नम आंखों से बोले, धानी मेरी इकलौती बहन की निशानी है, मैंने उसे अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर उस औरत ने मुझे धानी को अपने साथ ले जाने नहीं दिया, और मेरी एक गलती की वजह से मैंने धानी को खो दिया। मैंने आकृति से बात करने की भी बहुत कोशिश की, क्योंकि कौशिक ने मुझे बताया था उस घर में एक आकृति ही है जो उसके बाद धानी से प्यार करती है। मैंने बहुत कोशिश की ताकि मुझे धानी के बारे में पता चल सके, लेकिन मैं उसमें भी नाकाम रहा। आर्यन जी पूरी बात बताना शुरू करते हैं। हमारे परिवार में धानी की माँ 3 पीढ़ी के बाद पैदा हुई थी, जिसके आने के बाद हमारे घर में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। हमारी बिजनेस भी तरक्की कर रही थी। कामिनी हमारे पड़ोस में ही रहती थी, जो धानी की माँ निधि की किस्मत से जलती थी, क्योंकि उसके हमारे घर में इकलौती होने के कारण उसे जो भी चाहिए होता था वो मिल जाता था। लेकिन वहीं कामिनी का परिवार बहुत गरीब था, जिससे वो हर रोज का गुजारा ही मुश्किल से कर पाते थे, जिससे कामिनी निधि से जलती थी। कामिनी की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी ताकि वो अपने पति के घर अच्छे से रहे और खुश रहे, लेकिन उसका पति एक नशेड़ी था जो शराब पीकर उसे मारता पीटता था, और एक दिन उसकी उसी नशे ने जान ले ली और कामिनी बेवा होकर अपनी 2 बेटियों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। लेकिन कामिनी की निधि के प्रति जलन तब बढ़कर नफरत में बदल गई जब धानी के पापा कौशिक सूर्यवंशी निधि की जिंदगी में आए। आर्यन जी धानी के पास जाते हैं और फिर उसका सर सहलाते हुए बोलते हैं, हमारी ही गलती की वजह से हमने हमारी बहन की इकलौती निशानी को खो दिया था।
फ्लैशबैक। निधि जी जल्दी जल्दी पार्किंग से निकलने लगती है, वो अपने हाथ की घड़ी सही करते हुए और अपने कंधे और कान के बीच अपना फोन फंसाए अपने भाई से बात करते हुए जल्दी जल्दी चलकर आगे बढ़ रही थी। निधि जी ने एक बिजनेस सूट पहन रखा था और हल्का मेकअप किया हुआ था और बालों को हाई पोनीटेल बनाया हुआ था। तभी वो आगे से आते हुए एक आदमी से टकरा जाती है। निधि जी गिरती उससे पहले ही वो आदमी निधि जी को कमर से पकड़कर संभाल लेता है और वो निधि जी के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगता है और उनसे आ रही भीनी भीनी खुशबू में कहीं खो जाता है। तभी उस आदमी का फोन रिंग करता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। वो आदमी निधि जी को संभाल कर खड़ा करता है। निधि जी उस आदमी से दूर होकर गुस्से से घूरते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, ये ऑफिस कॉरिडोर है, कोई आपका गार्डन नहीं है जो आप ऐसे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वो आदमी बोला, देखिए मैडम, मैं भी आपको ये कह सकता हूँ कि ये ऑफिस कॉरिडोर है, कोई गार्डन नहीं है जो आप ऐसे ही घूमती फिरे, थोड़ा आगे पीछे देख कर चला कीजिए। निधि ने उसे आंखें तरेर कर देखते हुए कहा, तुम। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही निधि जी का फोन रिंग करता है। वो देखती है तो उनके भाई का कॉल आ रहा था। अभी अगर मेरे पास टाइम होता ना तब तुम्हें बताती, निधि जी उस आदमी को उंगली दिखाते हुए बोलती है और वहां से चली जाती है। एक तो मैं पहले से ही लेट हूँ और ऊपर से आज ही मुझे इस उल्लू के पट्टे से टकराना था। अगर आज ये डील मेरे हाथ से निकला ना तो मैं इस उल्लू के पट्टे को छोड़ूंगी नहीं। खुद में भून भुनाते हुए निधि जी एक केबिन में चली जाती है। वो आदमी अजीब पागल लड़की है, खुद टकराती है और खुद ही गुस्सा करती है। कहते हुए वो आदमी भी उसी केबिन की तरफ चला जाता है जहाँ अभी अभी निधि जी गई थी। केबिन के अंदर करीब 20 से 25 लोग बैठे हुए थे और किसी के आने का वेट कर रहे थे। निधि जी जैसे केबिन में एंटर करती है, सब उन्हें ही देखने लगते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर अपने बड़े भाई आर्यन सक्सेना के बगल में जाकर बैठ जाती है। आर्यन जी, कहाँ थी आप इतनी देर तक? भाई, वो रास्ते में एक इडियट मिल गया था, उसी के वजह से लेट हो गई, मीटिंग स्टार्ट हो गई है क्या? नहीं, ऑन ऑफ कंपनी अभी तक आए नहीं है, सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं। आर्यन जी जैसे ही निधि जी से कहते हैं, एक बार फिर से केबिन का डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है, जिसे देखकर मीटिंग में बैठे सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। निधि जी खुद में बुदबुदाती है, सब इस इडियट को ग्रीट क्यों कर रहे हैं? निधि जी का उस शख्स को इडियट कहना आर्यन जी सुन लेते हैं। आर्यन जी, आप इडियट किसे कह रही है? उससे निधि जी उस शख्स की तरफ इशारा करती है। आर्यन जी निधि जी से बोले, आपने कुछ किया है क्या? निधि जी उन्हें कॉरिडोर में टकराने वाली बात बता देती है। क्या ये क्या किया आपने? यही तो है ऑन ऑफ कंपनी कौशिक सूर्यवंशी। इन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम कमाया है, अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर अपने दम पर अपनी खुद की कंपनी को खड़ा किया है। सामने खड़े इंसान के बारे में जानकर और उसके अचीवमेंट के बारे में जानकर निधि जी का मुंह खुला खुला रह जाता है और अब उन्हें अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो मायूसी से आर्यन जी से पूछती है, भैया अब क्या हम ये डील साइन नहीं कर पाएंगे? आर्यन जी बोले, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता है, तो आप आगे से ध्यान रखिएगा और ऐसे ही किसी से भी भीड़ मत जाएगा। निधि जी एक ओबीडियंट बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिलाती है। मीटिंग स्टार्ट होती है, सभी बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं और जब सक्सेना ग्रुप ऑफ कंपनी की बारी आती है तो निधि जी हिचकिचाते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और स्क्रीन पर अपना प्रेजेंटेशन दिखाना और उसके बारे में अच्छे से समझाना शुरू करती है। इस पूरे टाइम कौशिक जी की नजरें निधि जी से हटती नहीं है। ये बात निधि जी और आर्यन जी भी नोटिस करते हैं। जब निधि जी का प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो पूरे मीटिंग हॉल में तालियां बजने लगती है, लेकिन निधि जी तो कौशिक जी को देख रही थी और कौशिक जी निधि जी को एकटक निहारने में लगे थे। तालियों की तेज गड़गड़ाहट से वो अपने सेंस में आते हैं। कौशिक जी के असिस्टेंट अनाउंस करते हैं, आज सभी ने एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन हमें चुनना उनमें से एक है जिसने सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन दिया है, उन्हें तो आप लोग जानते ही हैं। तो सभी एक साथ निधि सक्सेना कहते हैं तो असिस्टेंट कौशिक जी की तरफ देखता है, वो अपना सर हाँ में हिलाते हैं और फिर खुद ही खड़े होकर निधि जी को देखते हुए अनाउंस करते हैं, तो ये डील निधि सक्सेना आपको मिलती है। आई होप कि आप मुझे निरस नहीं करेगी। निधि जी हैरानी से कौशिक जी की तरफ देखती है, फिर तो आई मीन कि आप हम सबको, हमारी कंपनी को नीरस नहीं करेगी? निधि जी बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको नीरस ना करूं। सभी वहां से उठकर चले जाते हैं। निधि जी डील साइन करती है, फिर वो कॉरिडोर में जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। आई एम सो सॉरी, निधि जी गिल्टी फील करते हुए कहती है। तो कौशिक जी, इट्स ओके, अब तो आप मुझे गलत नहीं समझती है? निधि जी मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाती है और कौशिक जी से हाथ मिलाकर आर्यन जी के साथ घर चली जाती है।
अब दोनों ही एक साथ काम की वजह से रोज मिलने लगे थे और एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताने लगे थे। कौशिक जी निधि जी को जल्दी ही शादी के बारे में पूछने वाले थे। वैसे ही एक दिन जब कौशिक जी निधि जी को बाहर ले जाने के लिए उन्हें लेने उनके घर गए हुए थे, तो उसी टाइम कामिनी निधि जी के घर आ जाती है। तो निधि जी कौशिक जी को कामिनी से मिलवाती है। कौशिक, इनसे मिलिए, ये है हमारी बचपन की दोस्त कामिनी। कामिनी तो पहले ही अपने सामने खड़े इतने हैंडसम आदमी को देखकर कहीं खो जाती है और वैसे ही खोए हुए ही बोलती है, नमस्ते जी, मैं कामिनी हूँ। कौशिक जी भी अपना हाथ जोड़ लेते हैं। निधि जी आगे बोली, और कामिनी, ये है मैं इनका होने वाला पति हूँ, होने वाला पाती हूँ। सुनकर जहां निधि जी का मुंह हैरानी से खुल जाता है, तो वही कामिनी का निधि जी का किस्मत देखकर कि उन्हें हमेशा हर चीज उससे बेहतर क्यों मिलता है, ये सोचकर उसे निधि जी से बहुत जलन हो रही थी। कौशिक जी निधि जी को वहां से लेकर चले जाते हैं और कामिनी हाथ मालती हुई अपने घर चली जाती है। कार में बैठते ही निधि जी कौशिक जी से पूछती है, आपने अंदर कामिनी से यह क्यों कहा कि आप मेरे होने वाले पति हैं, जबकि ऐसा तो अभी निधि जी इतना बोल ही पाई थी कि कौशिक जी ने निधि जी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उनकी तरफ मुड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं आपका पति बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपका होने वाला पति हूँ। निधि, क्या आप मुझसे शादी करेगी? यह कहते हुए कौशिक जी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उनके आंखों में एक चमक थी और होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। निधि जी कुछ देर तो कौशिक जी का चेहरा ही देखती रही थी। उनकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट ने जैसे ही उनके दिल का धड़कना शुरू कर दिया हो। निधि जी ने अपनी नजरें झुकते हुए कहा, हम आपसे शादी करेंगे। जैसे ही निधि जी ने कौशिक जी की इशारे मोहब्बत को इकरार में बदल, उन्होंने निधि जी को अपनी बाहों में भर लिया और उनके माथे को चूमते हुए बोला, मैं जल्दी ही अपने घर पर हमारे बारे में बता दूंगा, तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगे आऊंगा। उस दिन कौशिक जी और निधि जी ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था। अपनी आने वाली जिंदगी को सजाने के कई सपने बुन लिए थे दोनों ने। कौशिक जी जल्दी ही ये बात कि वो निधि जी को पसंद करते हैं अपने घर पर सभी को बता देते हैं। उनके घर वाले भी निधि जी के घर आ उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी होने तक भी कौशिक जी कई बार निधि के घर आते हैं और इन सब में जब भी मौका मिलता है, कामिनी कौशिक जी को सिड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है। कई बार तो वो अपनी पूरी हदें भी पार कर जाती है, लेकिन कौशिक जी को अपने प्यार पर भरोसा था, इसलिए वो कामिनी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और ये सोचकर भी निधि जी से कुछ नहीं कहते हैं कि कामिनी निधि जी की बचपन की दोस्त, अगर वो कुछ कहेंगे तो हो सकता है कि निधि जी उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दे। इसलिए कौशिक जी ने ही सक्सेना निवास आना कम कर दिया था, जिससे कामिनी ये तो समझ ही गई थी कि कौशिक जी उससे सिड्यूस नहीं होने वाले थे। निधि जी और कौशिक जी की शादी हंसी खुशी हो जाती है और कुछ दिन बाद ही निधि जी एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम कौशिक जी निधि जी के नाम से धानी रखते हैं। धानी के उनके परिवार में आने से उनकी खुशियों में चार चांद लग जाती है, लेकिन कहते हैं ज्यादा खुशियां भी बर्दाश्त नहीं होती है। जब धानी 5 साल की होती है तो कौशिक जी निधि जी और उनके परिवार वाले मिलकर धानी को पार्क घुमाने लेकर जाते हैं। शायद वही दिन उनकी खुशियों की आखिरी दिन होती है। पार्क में सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं और शाम होने पर घर लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते पर ही धानी आइसक्रीम खाने की जिद करने लगती है, तो मजबूरन कौशिक जी को बीच रास्ते पर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। आर्यन जी के परिवार की गाड़ी उनसे थोड़ी आगे निकल गई थी। कौशिक जी आइसक्रीम लाने चले जाते हैं और जब वो आइसक्रीम लेकर वापस आ रहे थे तो देखते हैं कि एक ट्रक बेकाबू होकर उनकी ही गाड़ी की तरफ आ रही थी। दौड़कर उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच भी पाते कि उससे पहले ही एक तेज टक्कर उनकी गाड़ी को वो ट्रक मारती है और ट्रक दूसरी तरफ से खाई में जाकर गिर जाती है। कौशिक जी की कार टक्कर लगने से पेड़ से जाकर भीड़ जाती है। धानी, जो अपने पापा को आइसक्रीम लता देखकर का डोर ओपन कर निकलने ही वाली थी, ट्रक की टक्कर मारने से वो उड़ कर 2 फीट दूर जाकर पेट के बल पर गिरती है, जिससे धानी का गले में वहां रखे तेज नुकीले पत्थर पर लग जाता है और उसके गले और शरीर में चोट लगने से खून बहने लगता है। कार में मौजूद लोगों की तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, जिसमें निधि जी, कौशिक जी के पापा और उनकी मां बैठी थी। उस मंजर को देखकर कौशिक जी बूट बने अपने जगह पर ही खड़े रह जाते हैं। आर्यन जी, जिनकी कार आगे निकल गई थी, वो तेज टकराने की आवाज सुन वहां वापस आते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कार में देखते हैं तो सब मर चुके थे। वो कौशिक जी को झकझोर कर हिलाते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस को और पुलिस को कॉल करते हैं और खुद जल्दी से धानी को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस बाकी सबको भी ले आती है, जिन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम
हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान खड़े हुए थे। सबकी आंखों में धानी के बारे में जानकर कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ इतना कुछ हो गया, सबकी आंखों में नमी तैर जाती है। धैर्य तो हक्का बक्का खड़ा आर्यन जी को देख रहा था। फिर धैर्य अपनी जगह से आगे आते हुए आर्यन जी के सामने आकर खड़ा होता है और उनसे पूछता है, आप ये कहना चाहते हैं कि धानी की मां दा बिजनेस टाइकून निधि सक्सेना थी, जिनका इंटरव्यू भी आया था जब मैं स्कूल में था। तब मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, उनका आर्टिकल भी न्यूज़ पेपर में आए दिन आते हैं नई पीढ़ी के लिए, और अब तो बिजनेस स्टडीज में भी उनके बारे में पढ़ाया जाता है। आर्यन जी धैर्य के मुंह से निधि जी के बारे में इतना सब कुछ सुनकर खुश हो रहे थे कि आज भी बिजनेस वर्ल्ड में उनकी बहन को सब जानते हैं। आर्यन जी नम आंखों से धानी को देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगते हैं। धानी, जिसे अपनी माँ के बारे कुछ भी याद नहीं था, इतने सालों बाद अपनी माँ के बारे में जानकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास ही है। धानी की आंखों से भी आंसू झरझर बहने लगता है। देखते ही देखते धानी की सूबकने की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। वहां सब चुपचाप खड़े थे, इसलिए धानी की सूबकने की आवाज हॉल में गूंज रही थी। संजना जी जल्दी से जाकर धानी को अपने गले से लगा लेती है और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगती है। धानी सुबकते हुए उनके गले में अपना मुंह छुपा लेती है। आकृति को खुद से घिन आ रही थी कि वो कामिनी जैसी औरत की बेटी है। धैर्य धानी को ऐसे रोते देख उसके पास जाना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरकर उसे ये बताना चाहता था कि वो है उसके साथ, उसका पूरा परिवार है उसके लिए। लेकिन संजना जी धानी के पास थी, इसलिए धैर्य अपना मन मार कर वही खड़ा रहता है और आर्यन जी से पूछता है, धानी के पापा की डेथ कैसे हुई, उन्हें क्या हुआ था, और जब वो उस औरत के बारे में जानते थे कि वो कैसी है तो फिर उन्होंने उससे शादी क्यों की। यही सवाल सबके मन में था कि कौशिक जी ने कामिनी से शादी क्यों की। आर्यन जी कहते हैं, हम सबके फोर्स करने पर कौशिक ने कामिनी से शादी की। फिर आर्यन जी आगे बताना शुरू करते हैं। फ्लैशबैक, जब डॉक्टर ने कौशिक जी के माता पिता और निधि जी को मृत घोषित कर दिया तो कौशिक जी एकदम टूट से जाते हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगती है और वह लड़खड़ा कर गिरने वाले होते हैं कि पीछे से आर्यन जी आकर उन्हें संभाल लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अब उन्हें ही सब कुछ देखना है, करना है, और धानी को भी उन्हें ही माँ और बाप दोनों का प्यार देना है, इसलिए वो खुद को संभाले। आर्यन जी, चलिए कौशिक जी, हमें मृत शरीरों को उनकी अंतिम विदाई देने के लिए घर लेकर जाना चाहिए, अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है। आर्यन जी खुद भी दुखी थे, उन्होंने अपनी इकलौती बहन को खोया था, लेकिन कौशिक जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। कौशिक जी अपनी आंसू भरी आंखों से आर्यन जी की तरफ देखते हैं। धानी कहाँ है, कैसी है मेरी बच्ची? आर्यन ने कहा, डॉक्टर ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। जैसे ही आर्यन जी कहते हैं, डॉक्टर धानी का ट्रीटमेंट कर बाहर आते हैं। आर्यन जी और कौशिक जी डॉक्टर से धानी के बारे पूछते हैं कि धानी कैसी है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं, देखिए सर, अभी बच्ची को होश नहीं आया है और उसके वोकल कॉर्ड में लगने के कारण शायद अब बच्ची बोल नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं बोल पाएगी। बेहतर ट्रीटमेंट मिलने से भगवान ने चाहा तो वो जरूर बोल पाएगी। डॉक्टर उन्हें सब बताकर वहां से चले जाते हैं। कौशिक जी कि तो आज पूरी दुनिया ही लूट गई थी, उन्हें तो किसी भी चीज का होश ही नहीं था। सब चीज अब आर्यन जी को ही करना था, तो आर्यन जी अपने असिस्टेंट को घर पर और शमशान में होने वाली विधि के अनुसार तैयारी करने के लिए कह दिया था, और उनकी पत्नी रम्या जी जो प्रेग्नेंट थी उन्हें हॉस्पिटल में धानी के पास छोड़कर जाते हैं ताकि वो धानी से जुड़ी जानकारी उन्हें देती रहे। फिर आर्यन जी कौशिक जी मृत शरीर को लेकर सब घर जाते हैं और सारी विधि विधान से उनकी अंतिम क्रिया पूरी करते हैं। इस बीच कौशिक जी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला था कि जिस ट्रक ने टक्कर मार था उसकी ब्रेक फेल हो गई थी और ट्रक के खाई में गिरने से ट्रक ड्राइवर और एक आदमी की भी मौत हो गई थी। धानी की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, उसे तो ये तक पता नहीं था कि अब उसकी माँ, दादा और दादी इस दुनिया में नहीं रहे। निधि जी की अचानक मरने से उनकी माँ भी बीमार पड़ जाती है। कहते हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। दिन बीत रहा था और सब कुछ अपने रफ्तार से चलने लगा था। धानी भी ठीक हो रही थी। जब उसे होश आता है तो वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। उसे इस तरह बोलने की कोशिश करता देख सब रोने लगते हैं। धानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो आर्यन जी उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि कौशिक जी भी सक्सेना निवास पर ही थे। आर्यन जी ने उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं समझा। धानी आर्यन जी के साथ घर आती है तो अपनी माँ को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे निधि जी कहीं नहीं मिलती। धानी बोलना चाहती थी, अपनी माँ के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अब वह बेजुबान क्या ही बोलती। धानी हर तरफ नजर घुमाकर देख रही थी तो उससे सामने ही दीवार पर उसकी माँ, उसके दादाजी और दादी की तस्वीर पर
चंदन की हार चढ़ाए दिखाई देती है धानी जल्दी से उन तस्वीरों के पास जाकर दिखाती है और हाथ से इशारा कर पूछती है कि वह सब कहाँ है तो कोई भी उसे कुछ बता नहीं पा रहा था। धानी को संभालना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। निधि जी और अपने माँ बाप को खोने के बाद कौशिक जी छिड़े हो जाते हैं। एक दिन तो धानी के बार बार खाना खाने से मना करने पर कौशिक जी धानी पर हाथ उठा देते हैं, लेकिन वो धानी को छू पाते उससे पहले कामिनी उनका हाथ पकड़ कर रोक लेती है और धानी को अपने साथ ले जाती है। कामिनी अब धानी का ख्याल रखने लगी थी। रम्या जी जो खुद प्रेग्नेंट थी इसलिए वो धानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, तो कामिनी को अपना मकसद पूरा करने का मौका मिल गया था और जरिया थी धानी कामिनी के। धानी का बहुत ध्यान रखने से सबको लगा कि धानी को माँ का प्यार मिल रहा है, तो सबने कौशिक जी को फोर्स कर कामिनी और कौशिक जी की शादी करवा दिया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, लेकिन सच्चे प्यार के आगे गंदे चाल कामयाब नहीं होती है। वैसे ही कामिनी ने कौशिक जी से शादी तो कर लिया था, लेकिन कौशिक जी ने कामिनी को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। कौशिक जी कामिनी को अपने और निधि जी के कमरे में तक नहीं जाने देते थे। कामिनी कभी भी कौशिक जी को अपना नहीं बना पाती। निधि जी दुनिया में ना होकर कामिनी को उसके मकसद में कामयाब होने से रोक रही थी, क्योंकि अब कौशिक जी निधि जी के यादों से प्यार करते थे। इन्हीं सब का गुस्सा कामिनी धानी को मार पीट कर निकलने लगी थी। जब भी कौशिक जी घर पर रहते तो कामिनी धानी पर अपना प्यार लुटाती, लेकिन जब वो घर पर नहीं होते तो कामिनी धानी से घर के काम करवाती, उसे मारती पीटती। तभी कौशिक जी अपनी और निधि जी की बनाई हुई प्रॉपर्टी धानी के नाम करने के लिए अपने लॉयर एडवोकेट पत्नी से बात कर रहे थे कि कामिनी ने सुन लिया और कौशिक जी से लड़ाई करने लगी कि सब धानी के नाम कैसे कर सकते हैं। कृति और नेहा भी तो है, तो कौशिक जी ने कामिनी को समझाया कि नेहा और आकृति के नाम भी उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी की है, लेकिन कामिनी नहीं मानी और उनसे कहने लगी कि अब सब धानी के नहीं उसके नाम होना चाहिए। लेकिन कौशिक जी नहीं माने और वहां से चले गए। उन्हें हफ्ते भर के लिए इंडिया से बाहर जाना था, तो वो धानी को समझाए कि वो अच्छे से रहे और आकृति से उसका ख्याल रखने को कह वो घर से निकल गए और फिर कभी भी लौट कर नहीं आए। वो जिस प्लेन से जा रहे थे उस प्लेन के क्रैश होने से उनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी तक किसी को नहीं मिली। कौशिक जी के आकस्मिक मृत्यु के बाद निधि जी की मां ये सोचने लगी कि अब धानी का क्या होगा, और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से आर्यन जी और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आर्यन जी अपनी मां का विधि अनुसार क्रियाकर्म करते हैं और धानी को अपने पास रखने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि कौशिक जी ने उन्हें बताया था कि कामिनी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है और अब तो कौशिक जी भी नहीं है, तो वो धानी को अपने घर लाने जाने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त रम्या जी जो प्रेग्नेंट थी उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इन सब में आर्यन जी एक पल को धानी को भूल जाते हैं। हॉस्पिटल में कुछ घंटों के बाद रम्या जी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसे गोद में लेते ही आर्यन जी को धानी का ख्याल आता है और वो बच्चे को रम्या जी को देकर जाने लगते हैं। रम्या जी उनसे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन जी बोले, हमारी पहली बच्ची को लाने। रम्या जी बोली, लेकर ही लौटेगा। आर्यन जी अपने बच्चे और रम्या जी के माथे को चूमते हैं और सूर्यवंशी निवास जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो सूर्यवंशी निवास पहुंचते हैं तो कामिनी जो एडवोकेट पत्नी से प्रॉपर्टी विल के बारे में जान चुकी थी कि कौशिक जी ने धानी के नाम 80% और आकृति के नाम 10% किया था और नेहा के नाम 10% किया था। उन्होंने अपने बाप होने का फर्ज बखूबी निभाया था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसने आर्यन जी को अपने बॉडीगार्ड से कहकर आर्यन जी को धक्के मार कर घर से बाहर निकलवा दिया। धानी से उन्हें मिलने तक नहीं दिया। कामिनी ने आर्यन जी ने पुलिस कंप्लेंट किया, लेकिन कामिनी ने पुलिस को भी पैसे खिलाकर चुप करवा रखा था। आर्यन जी किसी भी हाल में अब धानी को अपने घर लाना चाहते थे, इसलिए जब एक दिन धानी आकृति और नेहा के साथ स्कूल जा रही थी तो उसे अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। धानी भी खुश थी कि अब वो अपने मामा मामी के साथ रहेगी, क्योंकि जब से कौशिक जी की डेथ हुई थी एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब कामिनी ने धानी को मारा ना हो। आर्यन जी की और धानी की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि कामिनी जल्दी ही पुलिस को लेकर सक्सेना निवास पर आ धमकती है और आर्यन जी पर धानी को किडनैप करने का इल्जाम लगा देती है। आर्यन जी कहते रह जाते हैं कि कामिनी झूठ बोल रही है, धानी उनकी भांजी है और वो धानी का किडनैप क्यों करेंगे। लेकिन पैसे खाए पुलिस उनकी एक भी बात नहीं सुनती है और उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और आर्यन जी कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि
जब धानी से पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारे मामा है, तो कामिनी जज को ये बताती है कि धानी के नाम धानी की मां निधि जी की प्रॉपर्टी है और उसे ही हड़पने के लिए आर्यन जी ने धानी का किडनैप किया था। जज साहब को कामिनी की बातों पर भरोसा हो जाता है क्योंकि धानी तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस वजह से आर्यन जी को 3 साल की सजा हो जाती है। कामिनी धानी को उस दिन भी बहुत मारती है और उसे खाने को भी कुछ नहीं देती है और उसका घर से निकलना भी बंद कर देती है। आर्यन जी जेल जाने के बाद भी कामिनी को ऐसा लगता था कि आर्यन जी जेल से निकलने के बाद भी धानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे और क्या पता धानी घर से बाहर निकलती है तो बड़े होने पर किसी लड़के को उससे प्यार हो जाए और वो धानी से शादी कर उसे अपने साथ ले जाए तो कामिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उस दिन के बाद धानी सूर्यवंशी भवन से कभी बाहर नहीं निकली थी। प्रेजेंट टाइम सब आर्यन जी की बात सुन कामिनी को कोस रहे थे और आर्यन जी को दया की भाव से देख रहे थे। दादी ने आर्यन जी से कहा, आपने जेल से बाहर आने के बाद धानी को अपने साथ रखने के लिए कुछ नहीं किया। आर्यन जी ने कहा, किया, लेकिन कामिनी धानी को कभी अकेला ही नहीं छोड़ती थी। तो मैंने एडवोकेट से बात की तो मुझे पता चला कि कौशिक ने प्रॉपर्टी धानी के नाम नहीं, धानी के होने वाले पति के नाम किया है और अगर शादी से पहले धानी को कुछ होता है तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी और कामिनी ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए मैं रिलैक्स हो गया और अपने परिवार को लेकर लंदन शिफ्ट हो गया। लेकिन हमेशा धानी की खबर रखता था। जब मुझे पता चला कि धानी की शादी हो गई है तो एक आस लिए अपनी बच्ची को देखने इंडिया वापस आ गया। आर्यन जी कहते हुए जाकर धानी का सर सहलाने लगते हैं, लेकिन उनके धानी के सर को सहलाने के बाद भी जब धानी संजना जी गले से अपना चेहरा नहीं हटती है तो सबको अजीब लगता है। संजना जी देखती है तो धानी जो संजना जी के गले में मुंह छुपाए सुबकते हुए सब सुन रही थी वो बेहोश हो गई थी। दादी के पूछने पर कि आर्यन जी ने जेल से निकलने के बाद क्यों धानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की तो आर्यन जी कहते हैं, आर्यन जी जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी बच्ची को अपने साथ अपने पास रख सकूं, लेकिन कामिनी ने धानी का सूर्यवंशी भवन से निकलना बंद करवा दिया था और सूर्यवंशी भवन के चारों तरफ कड़ा पहरा भी लगवा दिया था क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपनी इकलौती बहन की निशानी को इतनी आसानी से तो नहीं भूलने वाला हूं। लेकिन कामिनी ने मुझे कभी भी वो मौका नहीं दिया कि मैं धानी को अपने साथ लेकर जा सकूं। तो मैं कौशिक के लॉयर एडवोकेट पटनी से जाकर मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि कौशिक ने प्रॉपर्टी धानी के नाम नहीं बल्कि उसके होने वाले पति के नाम किया है, जो धानी के पति को भी तब मिलेगा जब वो धानी के 21 साल पूरे होने से पहले उससे शादी करेगा और उसके साथ 3 साल तक रहेगा। और अगर 21 साल होने से पहले धानी को कुछ हो जाता है तो प्रॉपर्टी सीधे ट्रस्ट को चला जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि कामिनी प्रॉपर्टी पाने के लिए धानी को कुछ होने नहीं देगी। इसलिए मैं रिलैक्स हो गया और मेरा परिवार तो खत्म ही हो गया था, माँ पापा और मेरी बहन भी। मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा था सिवाय रम्या और बच्चों के। आर्यन जी रम्या जी और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो मैं यहाँ से दूर लंदन जाकर वही बस गया था। आर्यन जी धानी के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाने लगते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा धानी की खबर रखता था और जब मुझे पता चला कि धानी की शादी हो गई है तो एक आस लिए मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया वापस आ गया अपनी बच्ची को देखने के लिए। आर्यन जी धानी का सर सहला रहे थे, लेकिन आर्यन जी के धानी के सर को सहलाने पर भी जब धानी ने कोई मूवमेंट नहीं किया तो सबको थोड़ा अजीब लगाता है। संजना जी भी धानी का सर सहलाते हुए उससे कहती हैं, धानी बच्चे क्या हुआ, देखो तुम्हारे मामा जी तुम्हारे पास है। धानी कहते हुए संजना जी धानी का कंधा पकड़ खुद से दूर करती है तो धानी की गर्दन दूसरी तरफ लुढ़क जाती है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। संजना जी अनीता को धानी को चेक करने के लिए कहती है। अनीता धानी को चेक करती है तो पाती है कि धानी की सांसें धीमी चल रही है। धैर्य धानी को जल्दी से कमरे में लेकर चलो। आकांक्षा तुम मेरे कमरे में जाओ और मेरा सूटकेस लेकर जल्दी आओ। अनीता धैर्य को धानी के पास आने के लिए धानी के पास से हटते हुए कहती हैं। सब अनीता के कहने से परेशान हो जाते हैं। संजना जी जो धानी को संभाले हुए थी वो घबराते हुए ही पूछती है, अन्नी बेटा धानी को क्या हुआ है, ये ऐसे बेहोश कैसे हो गई है। संजना जी के अनीता से पूछने तक धैर्य धानी को गोद में उठाए सीढ़ियों तक जा चुका था। अनीता ने कहा, मासी माँ मैं सब बताती हूँ, पहले चलिए धानी को देखते हैं। कहकर अनीता और बाकी सब भी धैर्य के पीछे पीछे धैर्य के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। धैर्य धानी को कमरे में लाकर आराम से बेड पर लिटाता है और फिर उसका हाथ पकड़ उसके सिरहाने बैठ जाता है। अनीता और सब कमरे में आते हैं तो धैर्य
को देखते हैं, जिसके चेहरे पर धानी के लिए प्यार और परवाह साफ दिखाई दे रही थी। आकांक्षा भी अनहिता का सूटकेस लेकर आ जाती है। अनहिता धानी का चेकअप करती है तो सब बेसब्री से अनहिता के कुछ बोलने का इंतजार करते हैं। अनहिता बोलती है, मासी माँ धैर्य, लगता है मामा जी ने जो कुछ भी धानी के माँ पापा के बारे में जो अभी बताया, धानी उन्हीं वक्त को गहराई से याद करने लगी थी जो धानी का दिमाग सह नहीं सका और धानी बेहोश हो गई। मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अनहिता धानी को इंजेक्शन लगाती है। अनहिता ने कहा, अब धानी को सोने देते हैं और आप सब चलिए नीचे, सुबह से दोपहर हो गई है और किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। धैर्य, तुम भी चलो, थोड़ा कुछ खा लो। धानी अभी इंजेक्शन के असर से थोड़ी देर सोए रहेगी। अनाहिता सबको कमरे से बाहर ले जाते हुए बोलती है, नहीं भाभी आप लोग जाए, मैं यही हूँ धानी के पास, मुझे भूख नहीं है। धैर्य धानी को देखते हुए ही कहता है, लेकिन धैर्य अनहिता आगे कुछ कहती उससे पहले ही संजना जी उसे बोलने से रोक देती है। उसे धानी के पास रहने दो अन्नी, चलो हम सब नीचे चलते हैं। संजना जी अनहिता का हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर लेकर जाने लगती है। संजना जी साफ देख रही थी कि धैर्य धानी के लिए बादल रहा है, तो संजना जी किसी भी कारण से दोनों को अलग होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए संजना जी अनहिता को भी आगे बोलने देकर धैर्य को धानी से दूर नहीं करना चाहती थी। नीचे अनूप की गाड़ी शिखावत मेंशन के अंदर आकर रुकती है। उसमें से अनूप, आमाक्ष और गौतम नीचे उतरते हैं। अनूप अपने घर के बाहर खड़ी नई गाड़ी को देखकर गेटकीपर से जाकर पूछता है, अंकल ये गाड़ी किसकी है, घर में कोई आया है क्या? गेटकीपर, जी बड़े सर, वो छोटे सर से कोई मिलने आया है। अनूप ने पूछा, आप पहचानते हैं उन्हें? गेटकीपर ने कहा, नहीं सर, हमने तो उन्हें पहली बार देखा है और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग यहाँ के हैं। अनूप गेट कीपर को ठीक है बोलकर मेंशन के अंदर जाने लगता है और साथ उसके मन में चल रहा था, कौन लोग हो सकते हैं जो धैर्य से मिलने आए होंगे, देखता हूँ अंदर जाकर। अनूप जब तक अंदर हॉल में आता है, सब नीचे आ चुके थे। अनूप अपने घर में नए चेहरे देख संजना जी से पूछता है, मासी माँ ये लोग कौन है? संजना जी अनूप से बताती हैं, आर्यन जी और उनके परिवार की तरफ दिखाते हुए, ये लोग धानी के मामा मामी है और ये उसके भाई बहन। अनूप सबको नमस्ते करता है। आर्यन जी और उनका परिवार भी अनूप को नमस्ते करते हैं। अनूप धैर्य के बारे में पूछता है, संजना जी के धैर्य कमरे हैं बताने पर, ठीक है हम आते हैं कहकर अनूप ऊपर के ओर जाने लगता है। लेकिन बेटा आप लोग नाश्ता तो कर लो। अनूप ऊपर जाते हुए कहता है, मासी माँ आप मेरे कमरे में सबके लिए नाश्ता भेज दीजिए बोलकर अनूप ऊपर जाने लगता है। गौतम भी उसके पीछे ही चल रहा था, लेकिन आमाक्ष किसी को नजर भर कर देखने में लगा हुआ था। वो अपने पलके भी नहीं झपक रहा था, जैसे अगर उसने अपनी पलके झपकाई तो वो इंसान गायब हो जाएगा। आमाक्ष की नजरें किसी और नहीं बल्कि आकृति को देख रहा था। अनूप आमाक्ष के पास जाकर, क्या देख रहा है, चल ना। हाँ चल, आमाक्ष के कंधे पर जैसे अनूप हाथ रख कर कहता है तो आमाक्ष हड़बड़ाकर बोलने लगता है, धैर्य के कमरे में। धैर्य धानी को एडजस्ट कर खुद भी धानी के बगल में लेट जाता है और उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखने लगता है। फिर थोड़ा ऊपर उठकर धानी के पलके, जिन पर अभी भी आंसू की बूंदें थी, उन पर अपने होंठ रख देता है। फिर उसके गाल, जिन पर आंसुओं के निशान बन गए थे, उन्हें लीक करने लगता है। फिर धैर्य उस पल को याद करने लगता है जब धैर्य ने संजना जी से कहा था कि उसका धानी से कोई रिश्ता नहीं है, धानी सिर्फ संजना जी की बहू है। फिर धैर्य उन पलों को याद करता है जब उसने अनहिता से कहा था कि उसे कभी प्यार नहीं होगा। उन पलों को याद कर धैर्य खुद के ऊपर हंसने लगता है। धैर्य धानी के गाल सहलाते हुए कहता है, तुम में ऐसा क्या है धानी जो मुझे मजबूर कर रहा है तुम्हें प्यार करने के लिए, हमारे बीच की दीवारें तोड़कर तुम्हें अपना बनाने के लिए, जो मुझे मजबूर कर रहा है यहाँ अपने दिल के पास हाथ रख जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखने के लिए? क्या है तुम में धानी, क्या है तुम में धैर्य? ये अपने मन में सोचते हुए धानी के होठों की तरफ झुकने लगता है, लेकिन वो धानी के होंठों को छू पाता उससे पहले ही कमरे का डोर नॉक होता है। अनूप डोर ओपन कर अंदर झांकते हुए धैर्य से कहता है, मेरे कमरे में आओ। धैर्य हाँ में सर हिलाता है। अनूप चला जाता है। धैर्य फिर धानी को सही से सुलाकर कमरे का डोर लॉक कर अनूप के कमरे में जाता है। धैर्य कमरे में जाकर देखता है तो गौतम और अनूप होते हैं। धैर्य, क्या हुआ भाई, आपने बुलाया? अनूप, धैर्य कल तुम्हारे केस की पहली सुनवाई है कोर्ट में और हम चाहते हैं कि कल की सुनवाई आखिरी सुनवाई बन जाए, तो आमाक्ष तुमसे जो भी पूछे उसका सही सही जवाब देना। ठीक है भाई, लेकिन ये आमाक्ष है कहाँ? अनूप, वो उसे कोई कॉल आ गया था तो वो बाहर बात कर रहा है, अभी आता ही होगा। तभी कमरे का डोर ओपन कर आकृति अंदर आती है। उसके हाथ में नाश्ते का ट्रे था, वो टेबल पर ट्रे रखती है तो धैर्य आकृति से बोलता है, तुम क्यों लेकर आई? कोई सर्वेंट लेकर आ जाता। आकृति, वो मैं धानी के पास आ रही थी तो मैं लेकर आ गई बोलकर आकृति बाहर चली जाती है।
आकृति जैसे बाहर आती है। आमाक्ष जो अपनी बात खत्म कर अंदर की तरफ ही आ रहा था उससे टकरा जाती है। आकृति आमाक्ष को सॉरी बोलकर साइड से जाने लगती है तो आमाक्ष आकृति के कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे आकृति के हाथ सीधे आमाक्ष के चेस्ट पर आ जाते हैं। आमाक्ष, क्या हुआ है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आकृति, में आपको इग्नोर नहीं कर रही क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं। आकृति की बात सुन आमाक्ष को गुस्सा आने लगता है तो आमाक्ष अपने हाथ जो आकृति के कमर पर थे और कस देता है और आकृति को अपने ओर करीब कर लेता है, जिससे आकृति आमाक्ष के चेस्ट से सट जाती है और उनका चेहरा भी इतना पास आ जाता है कि दोनों के चेहरे एक दूसरे के सांसों से भीग रहे थे। आकृति का दिल रोलर कोस्टर की तरह दौड़ने लगता है, जिसे सुन आमाक्ष आकृति से स्माइल करते हुए कहता है, क्यों झूठ बोल रही हो? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? क्या हमारी फर्स्ट किस तुम्हें याद नहीं है? क्या हमारा वन नाइट स्टैंड तुम्हें याद नहीं है? पूछते हुए आमाक्ष आकृति के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। जैसे ही आकृति अपने होंठों पर आमाक्ष के होंठों को महसूस करती है उसे जोर से धक्का दे देती है। आमाक्ष 2 कदम दूर हो जाता है। आकृति आमाक्ष को गुस्से से दांत पीसते हुए